गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अपना टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा था प्रीक्लेम्शिया के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, प्रीक्लेम्शिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर अपना जो कंप्लीट हो गया, इसके अंदर डेफिनेशन कंप्लीट हो गई थी, इटियोलॉजी जो रिस्क फैक्टर्स थे वो कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, डायग्नोसिस उसका कंप्लीट हो गई, पैथोफिजियोलॉजी का कंप्लीट कर दिया था अपन ने। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ रहे थे इसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, मतलब अपन पढ़ रहे थे यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन के। आज जो देखेंगे अपन इसके अंदर जो पैथोफिजियोलॉजी उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। पैथोफिजियोलॉजी के बाद अपन ने देखे क्लिनिकल फीचर्स, जो क्लिनिकल टाइप्स थे उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। सॉरी, ठीक है, सॉरी वो मैनेजमेंट नहीं हुआ अभी तक, मैनेजमेंट अभी तक बाकी है आपका, वो मैंने किसी और का मैनेजमेंट देख लिया था इसलिए। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्रीक्लेम्शिया। ठीक है, इसके कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली देखेंगे कि अपन जो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखेंगे। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन की बात करें जिसके अंदर फर्स्टली जो मैटरनल जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो मदर से रिलेटेड, जो मदर की जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मदर को जो इफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है वो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, कि मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मतलब बोल सकते हैं कि प्री क्लेम्शिया की कंडीशन हुई है, और उसके अंदर भी क्या हो रहा है, जो मैटरनल जो मदर की कंडीशन में जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब जो प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा है, मतलब कंसीव कर लिया था बच्चे को, एक तो बेबी कंसीव कर लिया जाता है, वहाँ से लेकर जब 9 मंथ तक के जो बच्चा है, बोल सकते हैं 9 मंथ तक के जो बच्चा है उसका जो एक तरीके से बोल सकते हैं उस टाइम के जो ड्यूरिंग द पीरियड जो है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, जो मैटरनल जो प्रेगनेंसी उसके कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, वो अपन देखेंगे। द फर्स्टली है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इक्लेम्शिया इज सीन इन अप टू 2% केसेस, मोर सो इन अक्यूट केसेस। जो इक्लेम्शिया है वो अपन को 2% केसेस मिलेंगे, मोर सो इन द अक्यूट केसेस। जो अक्यूट केसेस की बात करते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए पीरियड की बात करेंगे, उसके अंदर 2% केसेस ऐसे अपन को मिलेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वाला 2% केसेस किसके हो जाएंगे, इक्लेम्शिया कंडीशन मतलब प्री क्लेम्शिया के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं 2% केसेस चांसेस किसके होंगे, इक्लेम्शिया के चांसेस होंगे। अब्रुप्शिया प्लेसेंटा के चांसेस होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन अब्रुप्शिया प्लेसेंटा हो सकता है। अब्रुप्शिया प्लेसेंटा के बारे में आपको जो एंटीपार्टम हेमरेज अपन पढ़ेंगे, जिसमें प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रुप्शिया प्लेसेंटा, ठीक है, ये दोनों कंडीशन अपन उसके अंदर पढ़ेंगे। एंटीपार्टम हेमरेज डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट है ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया की कंडीशन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बनेगी। इसके अंदर मैंने आपको पहले बता था, इसका जो सिम्टम्स होता है बोल सकते हैं पर या बोल सकते हैं साइनल सिम्टम के अंदर देखा था, अपन को दिखा था कि ओलिगोयूरिया 400 ml से लेस देन जब अगर यूरिन आउटपुट हो जाता है उस कंडीशन को ओलिगोयूरिया कहते हैं। इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन में क्या चांसेस क्या होता है, ओलिगोयूरिया होने के चांसेस होते हैं। एन्यूरिया, एन्यूरिया का मतलब होता है लो यूरिन आउटपुट, जिसे अपन बोल सकते हैं यूरिन आउटपुट कम होना, उसे भी क्या बोलते हैं, एन्यूरिया बोलते हैं। ठीक है, एन्यूरिया कंडीशन या ओलिगोयूरिया कंडीशन वो एक ही बात है, लो यूरिन आउटपुट हो जाता है तो एन्यूरिया हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अपन इसमें देख सकते हैं कि यूरिन आउटपुट क्या हो गया, कम हो गया, उसे एन्यूरिया कंडीशन बोल सकते हैं। मतलब फेलियर ऑफ द किडनी से वो प्रोड्यूस जो यूरिन करती है एक तरीके से वो क्या करती है, कम कर देती है। नेक्स्ट है प्रीटर्म लेबर। इसमें चांसेस जो होते हैं कि जो लेबर जो डिलीवरी है, मतलब एक तरह से बात कर सकते हैं जो प्रीटर्म होने के चांसेस है, मतलब प्रीटर्म हो गया मतलब बिफोर द 37 वीक्स होने के लिए जो चांसेस होते हैं, जो डिलीवरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है सेरिब्रल हेमरेज। सेरिब्रल हेमरेज होने के चांसेस है क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उसमें प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा, यूरिन आउटपुट नहीं होता, तो उस कंडीशन में चांसेस क्या होते हैं, सेरिब्रल हेमरेज होने के चांसेस होते हैं। हेल्थ सिंड्रोम, हेल्थ सिंड्रोम मैंने आपको ये बताया था जब कॉम्प्लिकेशन अपन पढ़ रहे थे कि अपन बताया पैथोफिजियोलॉजी के अंदर बताया था कि जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो कौन सा है, हेल्थ सिंड्रोम है। कि तो माइटरेंगे तो हेल्थ सिंड्रोम होने के चांसेस है। ARDS, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, अगर हाइपरटेंशन कंडीशन हो तो ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड का जो एक तरह से ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा क्या हो जाएगा, उसके लिए ओवरफ्लो हो जाएगा, और ओवरफ्लो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके रेस्पिरेटरी में क्या हो जाएगी, उसके डिस्ट्रेस कंडीशन हो जाएगी, जिससे उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा। तो ये मैटरनल के ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो कॉम्प्लिकेशन है वो यही है कि अब्रुप्शिया प्लेसेंटा हो सकता है, ओलिगोयूरिया कंडीशन हो सकती है, प्रीटर्म लेबर हो सकता है, सेरिब्रल हेमरेज, हेल्थ सिंड्रोम एंड ARDS होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द लेबर। वो तो प्रेगनेंसी के टाइम था कि 1 मंथ से लेकर 9 मंथ के बीच में जो ये कंडीशंस हो सकती है। ड्यूरिंग द लेबर के जब ड्यूरिंग द लेबर की बात है कि जो कौन कौन से मतलब डिलीवरी हो रही है, बच्चा बाहर फीटस को बाहर एक्सपेल आउट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। पहला कॉम्प्लिकेशन होता है इक्लेम्शिया।
इक्लेम्शिया का मैं आपको वैसे प्रिक्लेम्शिया के बाद जो अपना टॉपिक स्टार्ट होगा विक्लेम्शिया होगा वो भी मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, पर इसका मतलब जहाँ पर है कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है पर साथ साथ में क्या चांसेस होते हैं, सीजर होने के चांसेस होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं, जो जो न्यूरॉन्स है डिस्टर्बेंस हो जाएंगे जिसके कारण सीजर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, वो इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ड्यूरिंग द लेबर। पोस्टमार्टम हेमरेज, ब्लड का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होना, ब्लड का बहुत ज़्यादा पास आउट होना, एक तरीके से बोल सकते हैं अपन, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होना ड्यूरिंग द लेबर, किसके कारण, हाइपरटेंशन के कारण हो रहा है कि नहीं हो रहा। इंक्रीज ऑपरेटिव डिलीवरी, चांसेज होते हैं ऑपरेशन कराने के, डिलीवरी के, ठीक है। डेथ भी हो सकती है पोस्टमार्टम हेमरेज, हमारा ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया तो हाइपोवोलेमिया में चला गया, हाइपोवोलेमिया कंडीशन में चला गया तो ऑक्सीजन की कमी आ गई तो क्या कंडीशन हो सकती है, उस कंडीशन से डेथ भी हो सकती है। तो ड्यूरिंग द लेबर जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं मदर के अंदर, इक्लेम्शिया की कंडीशन हो सकती है, पोस्टमार्टम हेमरेज की कंडीशन होते हैं, इंक्रीज द ऑपरेटिव डिलीवरी एंड डेथ के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरिंग द प्रिपेरियम। प्रिपेरियम के बारे में वैसे मैंने आपको पढ़ाया नहीं, पर प्रिपेरियम का बात होता है कि जो पोस्टमार्टम हेमरेज होता है, जो 15 दिन का जो पीरियड्स होता है उसे बोलते हैं अपन प्रिपेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रिपेरियम बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, इक्लेम्शिया यूजुअली अकर इन द फर्स्ट 48 आवर्स, इक्लेम्शिया 48 घंटे में होने के चांसेस होते हैं मोस्टली, 48 घंटे के यूजुअली क्या होने के चांसेस होते हैं। इक्लेम्शिया मतलब साथ साथ हाइपरटेंशन के साथ साथ क्या हो सकते हैं, सीजर भी आ सकते हैं। पोस्टमार्टम शॉक विच कुड बी द ड्यू टू पीपीएच, पोस्टमार्टम शोक हो सकता है अगर पीपीएच पोस्टमार्टम हेमरेज हो रखा है, अगर ब्लड बहुत ज़्यादा हो गया है तो शोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन्फेक्शन, अगर पोस्टमार्टम शोक लग गया है वो उसमें पीपीएच हो गया तो उस कंडीशन से इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। और डेथ भी हो सकती है अगर इन्फेक्शन हो गया है, या हो सकता है पीपीएच हो गया तो पीपीएच होंगे तो चांसेस क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो ड्यूरिंग द प्रिपेरियम मतलब आफ्टर द डिलीवरी, ड्यूरिंग द 15 डेज होते हैं आफ्टर डिलीवरी, तो कंटिन्यू 15 दिन के अंदर जो कंडीशंस होती है इक्लेम्शिया की, मतलब होता है कि विद इन द 48 आवर्स पोस्टमार्टम शोक होने के चांसेस था, कुड बी ड्यू टू पीपीएच, इन्फेक्शन एंड डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ड्यूरिंग द प्रिपेरियम की बात करें तो अपन तब की, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशन, लेबर के टाइम पे कॉम्प्लिकेशन, प्रिपेयर के टाइम पे कॉम्प्लिकेशन, जो मदर्स के होते हैं वो उसके बारे में मैंने आपको बताया, वो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अपन बात करें रिमोट कॉम्प्लिकेशन की बात कर सकते हैं, जैसे बात कर सकते हैं अपन डिलेड जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो लेट तक होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्री क्लेम्शिया इज स्किन इंफेक्शन द फर्दर हेल्थ मैनी लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन अकर इन दैम इन द फर्दर कॉम्प्लिकेशन आर फॉलो, कि प्री क्लेम्शिया के बाद स्क्रीन टेस्ट करते हैं तो अपन फर्दर जो होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन लॉन्ग टर्म के लिए लंबे टाइम तक जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बहुत सारे लेट जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो अलग अलग प्रकार के वो अपन देखते हैं। तो पहला है रिकरेंट प्रीक्लेम्शिया अप टू 40%, अर्ली ऑनसेट ऑफ प्रीक्लेम्शिया बिफोर 32 वीक्स एंड 25% ऑफ लेट ऑनसेट ऑफ प्रीक्लेम्शिया आफ्टर 32 वीक्स। अपन बात कर सकते हैं कि जो 40% होते हैं वो प्रीक्लेम्शिया बिफोर 32 वीक्स, उनके चांसेस प्रीक्लेम्शिया जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं ऑनसेट, अर्ली ऑनसेट जल्दी होने के चांसेस होते हैं बिफोर 32 वीक्स, बट 25% क्या होता है लेट ऑनसेट होता है प्रीक्लेम्शिया आफ्टर द 32 वीक, 32 वीक से पहले के चांसेस होते हैं अर्ली ऑनसेट के लिए, और जो 32 वीक के बाद होते हैं वो 25% होती है जो लेट ऑनसेट के लिए होती है। क्रोनिक हाइपरटेंशन होने के चांसेस, तो क्रोनिक हाइपरटेंशन लंबे टाइम तक 6 मंथ तक बोल सकते हैं अपन कि लंबे टाइम तक हाइपरटेंशन की कंडीशन हो रही है, रिमोट लेट कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। क्रोनिक नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिक इन्फ्लामेशन ऑफ द नेफ्रॉन्स के इन्फ्लामेशन हो जाएगा, हो सकते हैं किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, किडनी फेलियर हो जाएगी, क्रोनिक इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रिमोट कॉम्प्लिकेशन, लेट कॉम्प्लिकेशन जिसे बोल सकते हैं अपन। तो ये मदर की कॉम्प्लिकेशन थे, इमीडिएट और आफ्टर के बोल सकते हैं अपन, रिमोट की बात थी। अब बात करते हैं कि अगर फीटल के अंदर मान लो ये कंडीशन हो जाती है, मान लो प्रीक्लेम्शिया कंडीशन होते हैं, बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बच्चे के ऊपर क्या कॉम्प्लिकेशन पड़ेगा। फर्स्टली जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ेगा वो होता है इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेसिस्टेंस, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी, क्यों, क्रोनिक प्लेसेंटा इंसफिशिएंसी, बच्चे को प्लेसेंटा की न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली नहीं मिला तो ग्रोथ ऑटोमेटिक रुकेगी ही नहीं, रुकेगी, उसका न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसका ग्रोथ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, बढ़ नहीं पाएगा। इंट्रायूट्राइन एस्फाइक्सिया, उसको प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी यूट्राइन कैविटी के अंदर, तो उसके कारण एस्फाइक्सिया होने की कंडीशन ज़्यादा हो जाएगी। इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ ड्यू टू द वेरी डिग्री ऑफ इंट्रा प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी, बच्चे को इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ भी हो सकती है, क्यों, क्या होता है इंट्रा प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी, प्लेसेंटा से प्रॉपर्ली उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर प्लेसेंटल सप्लाई नहीं मिल रही है, एक्सीडेंटल हेमरेज होने के चांसेस भी हो सकते हैं। ओलिगोहाइड्रोमिनियाज, अगर लेस देन 400 ml से अगर ओलिगोहाइड्रोमिनियाज, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम क्या हो जाए, कम हो जाए, ट्रम कंडीशन के अंदर जिसको बोलते हैं अपन ओलिगो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल क्या हो जाएगा 200 से कम हो जाए तो उस कंडीशन में ओलिगोहाइड्रोमिनिया के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। प्लेसेंटल इन्फेक्शन, प्लेसेंटल इन्फेक्शन का मतलब एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना प्लेसेंटा के अंदर, कोई ब्लड सप्लाई के अंदर बोल सकते हैं, किसी के अंदर इन्फेक्शन आ जाना, कोई भी चीज़ की रुकावट हो जाना, तो उस कंडीशन से बच्चे को क्या हो सकता है, हार्म हो सकती है, बच्चे को प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी तो उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो उसके अंदर बच्चे की डेथ भी हो सकती है।
कौन सी कंडीशन से? प्लेसेंटा इन्फेक्शन से, ठीक है। तो ये कंडीशंस होते हैं फीटल कॉम्प्लिकेशन, ये है मैंने आपको बताया। अब बात करेंगे अपन मैनेजमेंट की बात करें, वो तो कॉम्प्लिकेशन थे, कॉम्प्लिकेशन के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब बात करेंगे अपन मैनेजमेंट ऑफ द प्रीक्लेम्शिया, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आपका लास्ट टॉपिक इसके अंदर जो प्रीक्लेम्शिया है वो मैनेजमेंट है, या आज वैसे कंप्लीट नहीं होगा मैनेजमेंट, इसके बाद एक नेक्स्ट लेक्चर हो रहेगा, उसके अंदर मैनेजमेंट आपका कंप्लीटली मैं फिनिश कर दूंगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर के यहाँ पर प्रीक्लेम्शिया बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन एक्लेम्शिया स्टार्ट करेंगे। तो मैनेजमेंट ऑफ द प्रीक्लेम्शिया की बात करेंगे तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी बात करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है, टू स्टेबलाइज हाइपरटेंशन, प्रिवेंट द प्रोग्रेसिव सीवियर प्रीक्लेम्शिया। बच्चे के अगर मान लो बच्चे की बात नहीं है, मदर के अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन होगी उसको प्रिवेंट करना, प्रोग्रेसिव सीवियर प्रीक्लेम्शिया कंडीशन को रोक सके, ठीक है। तो स्टेबलाइज कर सके या कंट्रोल कर सके हाइपरटेंशन कंडीशन को, और जो होने वाली कंडीशन सीवियर कंडीशन है उसको क्या करें, प्रिवेंट करने की, प्रोग्रेसिव प्रिवेंट करने के लिए अगर प्रोग्रेस करें उसको बचाने की कोशिश करें। टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन होने से बचाना, ये मैनेजमेंट का क्या है, पर्पज है, ऑब्जेक्टिव है। टू प्रिवेंट इक्लेम्शिया, इक्लेम्शिया कंडीशन होने की को रोकना, प्रिवेंट करना, क्योंकि हाइपरटेंशन तो हो रहा है पर साथ में सीजर्स आने लगे तो इक्लेम्शिया कंडीशन ही होगी। अगर एडिशनल चीज जुट जाएगी तो इक्लेम्शिया कंडीशन होने के चांसेस हो ही नहीं। उसको क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ ऑफ द मदर एंड पिपेरियम, रिस्टोर करता है मदर की जो हेल्थ को रिस्टोर करता है इन द पिपेरियम पीरियड के अंदर आफ्टर द डिलीवरी। बच्चा अगर एक्सपेल आउट हो गया तो उसके बाद क्या करें, पिपेरियम पीरियड के अंदर मदर की क्या रेस्टोरेशन कर रहा है। रिस्टोरेशन मतलब एक तरह से उसकी पुनरावृत्ति कर रहा है, उस चीज़ के अंदर उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये पर्पज़ है, किसके पर्पज़ है, मैनेजमेंट के पर्पज़ है कि आप मैनेजमेंट क्यों करना चाहते हैं, उसका रीजंस है। कॉम्प्लिकेशन से बचाना, इक्लेम्शिया से बचाना, कोई भी उसको सीवियर प्रीक्लेम्शिया से बचाना, और क्या करता है, रेस्टोरेशन करना उस कंडीशन के अंदर। ये क्या है, ये कॉम्प्लिकेशन, ये मैनेजमेंट है प्रीक्लेम्शिया के बारे में जो ऑब्जेक्टिव थे ये थे। नेक्स्ट बात करेंगे हॉस्पिटल और होम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। हॉस्पिटल के अंदर होम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, तो ऑल पेशेंट प्रीक्लेम्शिया आर टू बी एडमिटेड हॉस्पिटल इफेक्टिव सुपरविजन एंड ट्रीटमेंट। जितने भी पेशेंट है प्रीक्लेम्शिया के वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनके ऊपर इफेक्टिव जो सुपरविजन किया जाता है एंड ट्रीटमेंट किया जाता है वहाँ पर, क्योंकि बहुत सीवियर कंडीशंस होती है प्रीक्लेम्शिया कंडीशन, तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्टिवनेस होता है, सुपरविजन किया जाता है और ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले करते हैं रेस्ट प्रोवाइड कराते हैं उनको। क्या करवाते हैं उनको, रेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। क्यों करवाते हैं मैं आगे बताऊंगा। हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, प्रिस्क्राइब द पेशेंट होता है एडमिटेड, पेशेंट को प्रोटीन डाइट देते हैं, उसको प्रोटीन डाइट देते हैं। बहुत सारे जो भी फूड दे रहे हैं, जो भी इसको चीज़ मिल रहा है, ब्रेकफास्ट मिल रहा है, डिनर मिल रहा है, लंच मिल रहा है, उसके अंदर प्रोटीन की वैल्यू क्या होती है, प्रोटीन का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर बढ़ा दिया जाता है। तो प्रोटीन डाइट, क्योंकि प्रोटीन यूरिया हो रहा है इस कंडीशन में, प्रोटीन का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो प्रोटीन की मात्रा क्या होगी इसके अंदर बढ़ा दी जाती है। इट इज़ एसेंशियल दैट शी शुड बी वार्न्ड अगेंस्ट द ओमिनियस सिम्टम्स सच एज हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन, स्कैंटिंग यूरिन। इज एसेंशियल है, जो शुड बी वार्न, इसके चीज़ के लिए आपको बताना चाहिए कि ये कंडीशन मतलब इसके सिम्टम्स होते हैं, जैसे हेडेक हुआ, विजुअल डिस्टर्बेंस हुआ, वोमिटिंग हुआ, एपिगैस्ट्रिक पेन हुआ, ये स्कैंटिंग यूरिन हुआ, ये कंडीशन होने के चांसेस होते हैं कि अगर आप एडमिट है, क्योंकि इस चीज़ का आपको फोकस करना जरूरी है। इनका क्या करना है, आपको ट्रीटमेंट करना है हॉस्पिटल में या होम ट्रीटमेंट की बात करें अपन, ठीक है। तो अपन हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करेंगे। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, अगर पेशेंट मान लो हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर मान लो सपोज करो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उस तरीके किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा देखते हैं अपन। फर्स्टली अपन देखेंगे इसके अंदर रेस्ट की बात करेंगे कि सबसे पहले जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है सबसे पहले प्रोवाइड कराएंगे अपन, रेस्ट प्रोवाइड कराना है पेशेंट को। क्या प्रोवाइड कराना है, रेस्ट प्रोवाइड कराना है। क्यों करवाना है, एडमिशन इन हॉस्पिटल एंड रेस्ट हेल्पफुल द कंटिन्यूस इवैल्यूएशन ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। बच्चे के एडमिशन लेते हैं हॉस्पिटल में तो उसको रेस्ट किया तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, पर कंटिन्यूस इवैल्यूएशन किया जाता है, ट्रीटमेंट भी प्रॉपरली किया जाता है। अगर पेशेंट रेस्ट नहीं करेगा, वर्किंग करेगा, तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। उसका इवैल्यूएशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो उसको इवैल्यूएशन करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए उसको क्या करना जरूरी है, तो हेल्प की रेस्ट की जरूरत है, जो क्या करती है, हेल्प करती है कोई भी इवैल्यूएशन के अंदर या कोई भी ट्रीटमेंट में क्या करती है, उसको हेल्प करती है प्रॉपरली उसको दे सके। प्रोवाइड द लेफ्ट लेटरल पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है कौन से वाले पेशेंट को, प्रीक्लेम्शिया वाले पेशेंट को। अगर इसके ब्लड प्रेशर हाई हो और प्रोटीन वाली कंडीशन हो रही है तो उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। एज मच एज पॉसिबल लीजन तो इफेक्ट द वेना केवल कंप्रेशन, जो वेना केवल जो कंप्रेशन है उसको इफेक्ट करती है। इस कंडीशन से क्या होता है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, रेस्ट दिया, ठीक है, रेस्ट दिया या इस कंडीशन के अंदर रेस्ट दिया अपन, मान लो कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको रेस्ट दिया तो उसका रीनल ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और रीनल फ्लो बढ़ जाएगा तो डाययूरेसिस हो जाएगा, यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा उसका, बढ़ जाएगा। अगर रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो उसका यूरिन आउटपुट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्यों,
रेस्ट दे रहे हैं, रेस्ट देने से क्या होता है, जो इंक्रीज होते हैं रीनल ब्लड फ्लो, एक्टिविटीज नहीं कर रहा है, एक्टिविटीज करेगा तो क्या हो जाएगा, रीनल ब्लड फ्लो कमजोर हो जाएगा, वो नहीं पड़ेगा तो डायरेक्ट एक तरीके से क्या हो जाएगा, उसके ओलिगोयूरिया की कंडीशन हो जाएगी। पर यहाँ पर क्या कर रहा है, उसको ये इंक्रीज कर रहा है ब्लड फ्लो को, रेस्ट करना तो ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, जिससे यहाँ डायूरेसिस हो जाएगा। इंक्रीज यूट्राइन ब्लड फ्लो, अगर यूट्राइन ब्लड फ्लो बढ़ गया तो इंप्रूव द प्लेसेंटल परफ्यूजन, जो प्लेसेंटल परफ्यूजन हो क्या जाएगा, ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, और क्या हो जाएगा, रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, क्योंकि यूरिन आउटपुट हुआ तो फ्लूइड कम हुआ तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वेसल्स क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, या फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो जिससे हाइपोटेंशन की कंडीशन भी, मतलब हाइपोटेंशन नहीं, मतलब ब्लड प्रेशर का डाउन करने की कोशिश अपन कर सकते हैं, तो कि रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। तो ये थी रेस्ट की बात थी। नेक्स्ट बात करेंगे अपन डाइट की बात करेंगे। इसको डाइट क्या देनी है पता है, इसको प्रोटीन का लेवल कम हो रहा है तो प्रोटीन की डाइट देंगे कि नहीं देंगे, देंगे। तो द डाइट शुड बी कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द डेली प्रोटीन, उसको डेली प्रोटीन देना, कोई फूड हो तो उसका एक्स्ट्रा प्रोटीन इंक्लूड करना है, अबाउट द 100 ग्राम उसको प्रोटीन देना ही देना है। कौन से वाले पेशेंट को, प्रीक्लेम्शिया वाले पेशेंट को देना है। नेक्स्ट थर्ड वन अपन करेंगे, इसके अंदर हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर डायरेटिक्स देते हैं। डायरेटिक्स क्यों देते हैं, डायरेटिक्स देंगे तो मान लो पेशेंट का जो डायरेटिक्स देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उसका यूरिन पास आउट होगा, यूरिन पास आउट होगा तो उसके एडिमा की कंडीशन कम होगी, एडिमा की कंडीशन हो तो यूरिन एक तरीके से वेट कम होगा, वेट कम होगा तो उसके जो ब्लड फ्लो है उसका जो और मतलब बोल सकते हैं वाटर की जो लेवल है, जो बोलते हैं बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल लाने की कंडीशन में हो जाएगी। तो कंपेलिंग रीजन ऑफ द इट्स आज कार्डियक फेलियर, कि डायरेटिक्स क्यों करते हैं, कार्डियक फेलियर के लिए क्या करते हैं, डायरेटिक्स यूज करते हैं, जैसे कार्डियक फेलियर को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, उसे रोक सके। पल्मोनरी एडिमा, अगर फ्लूइड को बाहर निकाल दो तो एडिमा की कंडीशन ऑटोमेटिक रिड्यूस होगी कि नहीं होगी, ऑटोमेटिक रिड्यूस होगी, तो पल्मोनरी एडिमा रिड्यूस हो जाएगा। अलोंग विद सेलेक्टिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग थेरेपी, साथ साथ में क्या देना है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देना है। डाइजोक्साइड ग्रुप वेयर ब्लड प्रेशर रिडक्शन इज एसोसिएटेड विद द फ्लूइड रिटेंशन, जिससे ब्लड प्रेशर रिडक्शन हो जाएगा, फ्लूइड रिटेंशन मतलब फ्लूइड का रिटेंशन होना स्टार्ट कर देगा, तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज करते हैं। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज करते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग द लिमिटेड वैल्यू कंट्रोलिंग द ब्लड प्रेशर ड्यू टू द प्रीक्लेम्शिया, प्रीक्लेम्शिया के कारण जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देनी पड़ेगी। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं जो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, वो कंडीशन के अंदर करते हैं, प्रीक्लेम्शिया करते हैं। ठीक है, तो 4 मैनेजमेंट में भी बताएं, रेस्ट करना जरूरी है, डाइट देना जरूरी है, डायरेटिक्स देना जरूरी है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी देना जरूरी है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आपने थर्ड ईयर में पढ़ा होगा एमएसएन के अंदर, तो उसके अंदर आप थर्ड ईयर में पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपने एमएसएन के अंदर देखा होगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, वो आपको याद करनी है और उसके अंदर अपन को लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट ये करने के बाद अपन देखेंगे जो प्रोग्रेस चार्ट है अपन को चेक करना है कि अपन ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट किया, होम मैनेजमेंट किया, तो देखेंगे प्रोग्रेसिव चार्ट किस तरीके से किया जाएगा। तो द इफेक्ट द ट्रीटमेंट शुड बी इवैल्यूएटेड मेंटेन द चार्ट इन रिकॉर्ड ऑफ फॉलो, जो भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो फॉलो चार्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, या वो मेंटेन करके चल रहा है नहीं चल रहा है, बोल सकते हैं ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस हो रहा है नहीं हो रहा, वो फ्लो चार्ट से कैसे पता चलेगा। डेली क्लिनिकल इवैल्यूएशन फॉर द एनी सिम्टम, आपको क्लिनिकल इवैल्यूएशन करना है, सिम्टम चेक करने के कोई सिम्टम तो बार बार तो नहीं आ रहा है, कहीं यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा ही कम हो गया है, क्या पता उसके फीवर आ रहा होगा इन्फेक्शन के कारण। ठीक है, क्या पता प्रोटीन का लेवल बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको क्लिनिकल इवैल्यूएशन करना है, जो भी सिम्टम्स है आपको देखना है, हेडेक हो रखा हो या एपिगैस्ट्रिक पेन हो रखा हो, तो ये कंडीशन आपको देखनी ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर एटलीस्ट 4 टाइम ए डे, एक दिन में 4 बार ब्लड प्रेशर चेक करना है, क्योंकि इसकी सीवियर कंडीशन है तो ब्लड प्रेशर आपको चेक करना पड़ेगा, तो हर 4 घंटे में करना आपको ब्लड प्रेशर उसका चेक करना है। ठीक है, स्टेट ऑफ एडिमा इन डेली वेट रिकॉर्ड, आपको डेली वेट रिकॉर्ड करना है, क्योंकि एडिमा की कंडीशन हो रही है, इसमें फ्लूइड का वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ रहा है, एडिमा की कंडीशन हो रही है, तो आपको वेट का करना चेक करना जरूरी है। वेट चेक करने के तो पता कैसे चलेगा इसका वेट कितना बढ़ रहा है, तो आपको अगर वेट कम हो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो रहा है, एडिमा की कंडीशन क्या होती है, रिड्यूस होती चली जाती है, आपको चेक करना जरूरी है। फ्लूइड इनटेक एंड यूरिन आउटपुट आपको चेक करना जरूरी है, कितना इनटेक लिया, कितना आउटपुट लिया, पता लगा कि 2000 ml इनटेक लिया, निकला 100 ml, तो आपको चेक करना जरूरी है, इनटेक आउटपुट किया था आपको चेक करना जरूरी है। फीटल वेलबींग असेसमेंट, आपको क्या करना है, फीटस का चेक करना है कि वेलबींग है या नहीं है, क्या पता हाइपरटेंशन कंडीशन हो या बोल सकते हैं प्रोटीन यूरिया कंडीशन हो, तो उस कारण उसको प्रॉपर्ली सप्लाई मिल रही नहीं मिल रहा, तो आपको चेक करना जरूरी है। फेवरेबल साइन क्या है कि इसको अगर आपने ये चेक कर लिया, आपने मैनेजमेंट कर लिया, आपने प्रोग्रेसिव चार्ट बना ली, तो फेवरेबल साइन क्या, फेवरेबल केसेस यही है कि फॉल द ब्लड प्रेशर एंड वेट, साथ साथ में ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है, वेट भी कम हो रहा है, सबसाइड द एडिमा, एडिमा के साथ साथ यूरिन आउटपुट इंक्रीज एंड डिमिनिश प्रोटीन यूरिया प्रीवियसली प्रेजेंट। अगर आपको पता लगता है कि फेवरेबल साइन है
कि आपको पता चलेगा कि परफेक्ट है कि जो हमारा ट्रीटमेंट है वो इफेक्टिव है। वो कैसे पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर और वेट क्या हो गया उसका रिड्यूस हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया है उसका पेशेंट का, और एडिमाई कंडीशन भी कम हो गई है, यूरिन आउटपुट बढ़ गया है, ठीक है। उसके साथ जो प्रोटीन कंडीशन है वो कम होती जाती है। प्रीवियसली पेशेंट प्रेजेंट अपन लोग बात करें उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि पहले हाइपरटेंशन की कंडीशन थी 160 अबाव ब्लड प्रेशर पर, अभी राइट नाउ कितना है 140 के आसपास है। तो एक कंडीशन क्या होता है रिकवरी है, उस चीज़ को क्या कर रही है वो आगे की ओर बढ़ने नहीं दे रही है, इसको नुकसान नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये आपका मैंने अभी तक मैनेजमेंट आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, कॉम्प्लिकेशन में कराया मैनेजमेंट आपका हाफ हुआ है, हाफ अभी पेंडिंग है ना। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैनेजमेंट मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद आपका प्री क्लेम्शा मेरी साइड से क्या हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपन करेंगे वो करेंगे इक्लेम्शा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, नोट्स कंटिन्यू लिखते चलिए, समझते चलिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।